पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी। अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं। कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि उसी सेशन के बीच में एक दूसरे को जूता फेंक के मारते हैं। 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। और नेताजी जुगाड़ लगा के हिटलर से भी मिलते हैं। वहां के कैंडिडेट जो होंगे वो भी मुस्लिम होंगे और वहां जो वोट डालेंगे वो भी केवल मुस्लिम ही डालेंगे। तो जिन्ना क्या करते हैं कि कांग्रेस से तो वो रिजाइन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते। गांधी जी एक नमक का ढेला उठा के अंग्रेजों को बनाए हुए लॉ को तोड़ देते हैं। देखिए, इससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऐसे क्या रीजंस थे कि एक कंपनी हमारे देश को गुलाम बना लेती है। और अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज और तरीके यूज हुए जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिली। ये तरीके ऐसे थे जो इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं यूज नहीं हुए थे। और ये जो हमारे देश की आजादी की कहानी है, ये बहुत ही यूनिक है और ये एक ऐसा डिस्कशन है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आप एक इंडियन हैं तो ये डिस्कशन आपके सामने आता ही है। तो इस एक वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा देश आखिर आजाद कैसे हुआ। तो देखिए, ईयर 1600 से ईयर 1837 तक हमने ऑलरेडी सब डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था वो आई और उसने क्या क्या ट्रिक्स खेल के हमारे ऊपर रूल किया। और ईयर 1837 आने तक पूरे इंडिया के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। डायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक चीज अपने हिसाब से चलाती थी, और इनडायरेक्टली मतलब कि वो स्टेट जहां ईस्ट इंडिया कंपनी राजा या फिर निजाम के साथ मिलकर रूल करती थी। तो ईयर 1837 तक ये मैप था। इस मैप में जो आप पिंक एरिया देख रहे हो ये डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, और ये जो येलो और ग्रीन एरिया आप देख रहे हो ये प्रिंसली स्टेट थे जो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके चल रहे थे। येलो मतलब कि हिंदू राजा रूल कर रहे थे और ग्रीन मतलब कि जो मुस्लिम निजाम जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन ये पूरा मैप अगर आप देखोगे तो 50% एरिया ही था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अपनी चला पा रही थी। अभी भी काफी एरिया था जहां पे उसकी पूरी तरीके से मनमानी नहीं चल पा रही थी क्योंकि राजा का इन्वॉल्वमेंट होता था। और इस चीज को दूर करने के लिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग ट्रिक्स खेलना स्टार्ट करती है ताकि उसके अंडर में बाकी एरिया का कंट्रोल भी आ जाए। ब्रिटिशर्स को पता था कि इन सब चीजों पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपनी आर्मी बढ़ा रही थी। अब इतने सारे अंग्रेजों को आर्मी बढ़ाने के लिए इंडिया के अंदर लाना पॉसिबल नहीं था, तो इन लोगों ने लोकल इंडियन जो थे उनको आर्मी में हायर करना स्टार्ट किया। इस चीज का इनको काफी फायदा भी हुआ। इंडिया में वैसे ही भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैली हुई थी। इंडियंस कम पैसे में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और कम पैसों में ज्यादा काम भी करते थे। दूसरी चीज ये भी थी, जो इंडियंस थे वो वहां की लोकेशन से भी बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर तो कर रहे थे अपनी जरूरत के लिए, लेकिन इनके ऊपर विश्वास नहीं था, उनको इक्वल नहीं समझते थे, उनको ये अपने से छोटा समझते थे। यही रीजन था कि जो इंडियंस थे उनको सिर्फ यानी कि सिपाही की जो पोस्ट थी वहीं तक हायर करते थे, और जो बड़ी ऑफिसर रैंक होती थी वहां पे इंडियन को अलाउ नहीं करते थे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोरे रहते थे ताकि इंडियंस के हाथ में ज्यादा कुछ ना चला जाए। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी इंडियन जो थे वो बड़ी आसानी से सिपाही की जो पोजीशन होती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि सिपाही की जो पोजीशन होती थी उसको बहुत ही सिक्योर जॉब माना जाता था। क्योंकि भूखमरी वगैरह बहुत ज्यादा फैल रही थी, लोगों को खाने की दिक्कत थी। सिपाही बनने पर खाने की जो दिक्कत होती थी वो चली जाती थी। महीने में 7 से 8 रुपए अलग से मिलते थे। अब क्योंकि ये चीज ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियंस दोनों को सूट करती थी, तो ब्रिटिश आर्मी के अंदर अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन सिपाही जो थे वो आ गए थे। 6:1 का रेशियो हो गया था और करीब 45,000 ब्रिटिश सोल्जर्स थे और 2,38,000 नेटिव इंडियन सोल्जर्स थे। ये जब डेटा सामने आया था तब ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने गवर्नर जनरल डलहौजी को वार्न भी किया था कि एक तरफ तुम इतने ज्यादा किसानों को फौज में भर्ती कर रहे हो और दूसरी तरफ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लाके उन्हीं की जो जमीन है उसको हड़प रहे हो, तो ये लोग कभी भी भड़क गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ईयर 1600 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने राज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश राज, उसने नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको 1858 में आना पड़ा था, और क्यों आना पड़ा था वो अभी आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए, होता क्या है कि ईयर 1837 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा कंट्रोल अपने अंडर में चाहती थी। उसको कुछ स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली रूल करना पड़ रहा था वो भी उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो इस चीज को सॉल्व करने का जो जिम्मा था वो 12 जनवरी 1848 को लॉर्ड डलहौजी को दिया गया था। और जैसे ही जिम्मा दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले वो इनडायरेक्टली रूल्ड जो स्टेट्स थे उनके बारे में रिसर्च करवाते हैं। तो इनको पता चलता है कि इस टाइम पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां के राजा का कोई लड़का नहीं है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये हो रहा था कि अगर किसी राजा का लड़का नहीं होता था तो वो गोद ले लेता था, उसके बाद वो राजा बन जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और सेम ईयर 1848 को ये एक रूल लाते हैं
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसकी डेथ के बाद जो उसका पूरा स्टेट है, जो पूरा राजपाट है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। अगर वो किसी को गोद लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने गोद लिया है तो जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो दे सकता है अपने गोद लिए हुए बेटे को, लेकिन जो पूरा साम्राज्य है उसका, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है तो वो पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और इस चीज को सेम ईयर यानी कि 1848 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। और इंप्लीमेंट करते ही ये सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं। एक साल बाद जैतपुर, फिर संभालपुर को अपने अंडर किया, और नेक्स्ट ईयर छत्तीसगढ़, जिसको छोटा उदयपुर भी कहते थे, उसको लिया, नागपुर, फिर झांसी का नंबर लगता है। अब झांसी के अंदर क्या था कि मणिकर्णिका, जिनका नाम शादी के बाद महारानी लक्ष्मीबाई हो गया था, तो इनकी जो शादी हुई थी वो महाराजा गंगाधर राव से हुई थी, और इनका एक बच्चा भी था जिसकी 4 मंथ बाद ही डेथ हो जाती है। तो ये अपने जो भाई हैं उसके लड़के को गोद ले लेते हैं। और जब 1853 में महाराजा की डेथ हो जाती है तो लॉर्ड डलहौजी अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और झांसी को अपने कंट्रोल में लेने के बाद रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए की जो पेंशन थी वो हर साल देते रहते थे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तो रानी लक्ष्मीबाई कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन आगे वो दिक्कत करती हैं, अभी आएगा वो, मैं बताऊंगा आपको। तो इसके बाद क्या होता है कि 1856 अवध यानी कि आज का यूपी, यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन कर रखी थी, जिसके चलते नवाब को ब्रिटिशर्स के यहाँ काफी पैसा देना होता था। और जब नवाब पैसे नहीं दे पाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध जो था उसको भी अपने कब्जे में ले लिया था। और ये सारी चीजें बैक टू बैक ही अपने अंडर में ले रहे थे, तो लोग ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, वो बहुत एडवांस थी, उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे हथियार थे, और इधर लोग अभी भी तलवारों से लड़ते थे, तो इसलिए ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको पता था बोलने का मतलब ये था कि उनकी हार होना तय थी। तो इन सब चीजों को लेके लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था, और गुस्सा इसी बात के लिए नहीं था, और भी कई रीजन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो मिशनरीज जो होते थे पहले इंडिया में भेजती थी, लेकिन उसको और तेज कर देती है ताकि पूरे इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस रहे। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी ईयर में बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी सेटअप करते हैं, जिसमें विलियम कैरी जो थे वो इंडिया के अंदर और बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने लगते थे, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन इस चीज से डील करने के लिए जो लोकल लोग थे, उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया था। उन्होंने क्या कर दिया था कि जो भी लोग कन्वर्ट होते थे उनको सोसाइटी से हटा देते थे, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते थे। अब ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो 17 अप्रैल 1850 को रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट लेके आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा। ये गाना उनके लिए जो पूछते हैं कि गूगल पे किस किस क्यूआर पर चलता है। गूगल पे चले हर क्यूआर पे बड़े प्यार से के आते हैं। इसमें यह था कि अगर कोई कन्वर्ट होगा तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का पूरा हकदार होगा। अब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन कुछ होता नहीं है। और यहां भी ब्रिटिशर जो थे वो रुकते नहीं है। इसके 6 साल बाद यानी कि ईयर 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लेके आए, और फिर सेम ईयर में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेके आए। हिंदू विडो एक्ट में यह था कि जो विधवा थी, जिनकी शादी होना बैन थी, उसको अंग्रेज कहते हैं कि अब शादी कराई जा सकती है, और उनका जो प्रॉपर्टी पे हक है वो भी उनको दिया जाएगा। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में यह था कि सिपाहियों को दूसरे देश भी भेजा जा सकता है। अब ये दोनों चीजों से जो लोकल लोग थे उनको दिक्कत थी। पहली चीज ये थी कि जो इनकी रीति रिवाज है उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज इनके ट्रेडिशन में था कि जो भी समुद्र पार कर लेता है उसको ये लोग कहते थे कि वो अछूत हो जाता था। तो इस एक्ट से वो लोग भी गुस्सा हो गए थे, और सिपाही भी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जब ये दूसरी कंट्री में जाते थे और वापस आते थे तो जो इनकी सोसाइटी होती थी, जो इनकी लोकेलिटी होती थी, उसमें लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसी के साथ साथ बहुत ही कम सालों के अंदर 12 बार भूखमरी तक फैल गई थी पूरे इंडिया के अंदर। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेजों की नींद उड़ जाती है और बहुत बड़ा डैमेज होता है। तो होता क्या कि ब्रिटिशर जो थे वो पुरानी ब्राउन बेस्ट राइफल, जो कि 0.75 कैलिबर की होती थी, मतलब कि 0.75 इंच का डायमीटर होता था उसका, इसमें आगे कोयाटा यानी कि चक्कू भी लगा होता था। तो ये राइफल यूज करते थे, लेकिन अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत खराब होता था। इसमें क्या था कि बुलेट को लोड करने से पहले गन पाउडर लोड किया जाता था, फिर बुलेट डाली जाती थी, फिर एक रॉड से इसको सेट करा जाता था। इसमें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और दूसरा सिपाही को 2 बैग कैरी करने पड़ते थे, एक गन पाउडर के लिए और एक बुलेट के लिए। दूसरा, बुलेट पाउडर अगर नाप के ना डालो तो उसमें दिक्कत आ जाती थी,
राइफल में भी इशू हो जाते थे। तो ईयर 1855 से ही अंग्रेज जो थे इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे थे और फिर इन्होंने यूके में ब्रिटिश गवर्नमेंट की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री RSAF इससे बात करके नई पैटर्न की एक राइफल बनवाते हैं जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, जिसको P53 एनफील्ड भी बोला जाता था। और जनवरी 1857 आते आते इंडिया के अंदर भी इसकी डिलीवरी हो गई थी। अब ये जो नई राइफल थी इसमें बुलेट का जो सिस्टम था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसकी जो बुलेट थी वो एक कागज के सिलेंड्रिकल पैकेज में बनाई गई थी जिसमें गन पाउडर और बुलेट एक रेशियो में पहले से सेट होके आते थे। इसको कार्ट्रिज बोलते थे। इस कार्ट्रिज की जो आउटर सरफेस थी वो एक रैपिंग पेपर की थी, इसलिए इसके फटने का डर बहुत ज्यादा था। तो इस रैपिंग पेपर के आउटर पोर्शन पे एनिमल फैट से ग्रीस किया जाता था ताकि ये फटे ना और मॉइस्चर और बारिश वगैरह हो तो उसमें खराब ना हो। अब होता क्या है कि सेम मंथ में यानी कि जनवरी 1857 में एक एरिया है दमदम, नॉर्थ कैलकाटा से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे एक ब्राह्मण सिपाही जो था वो लोटे में पानी लेके जा रहा था और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो कास्टिज्म था वो बहुत ज्यादा था सोसाइटी के अंदर। तो रास्ते में जब ये ब्राह्मण सिपाही जा रहा था तो इनको रास्ते में खलासी मिलता है और वो रास्ते में इनसे पानी मांग लेता है और उस टाइम पे ये मानते थे कि ये छोटी कास्ट का है, अगर पानी दे दिया तो वापस पूरा लोटा धोना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण था वो कहता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैं पानी दूंगा तो फिर मुझे धोना पड़ेगा लोटा और धोने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना कर देता है। तो इस चीज पे खलासी थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि जितने भी नखरे हैं आपके वो हमारे सामने ही निकलते हैं। उधर जब ब्रिटिशर्स के साथ आप जब काम करने जाते हो तो वहां पे आप बड़ी आसानी से अपना धर्म जो है उसको भ्रष्ट कर लेते हो। वहां पे जाके गाय और सुअर की जो चर्बी वाली गोलियां होती हैं उसको मुंह में बड़े आराम से डाल के आप चलाते हो, तब आपका धर्म कहां चला जाता है। अब ब्राह्मण जो था ये लाइनें सुन के बहुत टेंशन में आ जाता है। ये जो कार्ट्रिज थी, कार्ट्रिज मतलब गोली को ही मैं कार्ट्रिज बोल रहा हूं, तो ये जो कार्ट्रिज थी ये दमदम जो जगह थी वहां पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और खलासी भी इसी एरिया से था। तो उसका शक जो था वो और ज्यादा यकीन में बदल गया कि शायद खलासी जो है वो सही कह रहा है। अब ये सारी चीजें सुन के जो ब्राह्मण सिपाही था वो अपनी बटालियन के पास पहुंचता है और अपने सैनिकों के ग्रुप में बताता है कि ये जो मुंह से काट काट के आप गोली चला रहे हो ये गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। अब ये लाइन सुन के हिंदू और मुस्लिम जो दोनों थे वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि ये चीज ऐसी थी कि जो इनकी धर्म की मान्यताएं थी वो तो खराब होती होती, उसके साथ साथ जो सोसाइटी है, जो लोकेलिटी जहां ये रहते हैं वहां से भी इनको निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज हम कर नहीं सकते और इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इनकी जो रेजिमेंट थी वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये कैलकाटा से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पे बराकपुर के कैंटोनमेंट में थी। अब इसके बाद ये लोग अपने ऑफिसर्स के पास जाके बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं। उस टाइम के इनके कमांडिंग जनरल जो थे हेयर से, वो ऊपर लेटर भेज देते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है। तो उसके बाद जितने भी अंग्रेज ऑफिसर थे ये मीटिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिपाही हैं ये गुस्से में हैं, तो इनका अगर गुस्सा शांत करना है तो इसमें एक चीज की जा सकती है कि इनको कार्ट्रिज जो है वो इनको डायरेक्ट दे देते हैं, ये खुद ग्रीस लगाएंगे तो इनको शक नहीं होगा और चीजें आराम से हैंडल हो जाएंगी। और फिर 27 जनवरी 1857 को इस चीज को पूरी रेजिमेंट के अंदर लागू कर दिया जाता है। लेकिन सिपाहियों को इसमें भी डाउट था कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें साजिश है गोरों की। इसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कैसे ग्रीस लगानी है और किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उसके बाद भी ये जो सिपाही थे ये मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो कार्ट्रिज के ऊपर कागज लगा हुआ है ये भी अलग तरीके से शाइन कर रहा है और कुछ लोगों ने उसको जला के भी देखा और ये कहा कि इसमें स्मेल आ रही है। तो उनका शक था कि अभी भी इसमें ये जो कागज है इसमें भी ये चर्बी मिला के दे रहे हैं। और जब ये सारी चीजें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम आप ये कर सकते हैं कि इसको आप हाथ से तोड़ लीजिए, मुंह से मत तोड़िए। तो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि हमारी आदत नहीं है तो हम इसको छू नहीं सकते। एक्चुअली जो सिपाही थे उनको अंग्रेजों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी हम लोगों को कन्वर्ट करने के पीछे लगे हुए इतने सालों से और अगर हम इनकी बात मान भी ले तो भी हमें समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे ही। अब इसके बाद डेट आती है 29 मार्च 1857 और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसकी तरफ काम से जा रहे थे। लेकिन वहां पे क्या होता है कि सेम जो इन्फेंट्री थी उसमें एक अकेला सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था वो लेफ्ट राइट मार्च कर रहा था और अपने साथियों से कह रहा था कि आगे आओ, ये तुम्हारे धर्म की बात है और अभी नहीं अगर जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। तो उस टाइम पे कोई भी इनके साथ आता नहीं है। तो उसके बाद मंगल पांडे कहते हैं कि अब अगर कोई भी अंग्रेज मुझे दिख गया तो उसको मैं तुरंत गोली मार दूंगा। और उसी टाइम पे लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो इसी तरफ आ रहे थे। मंगल पांडे की नजर जैसी लेफ्टिनेंट बॉग पे पड़ती है वो तुरंत गोली चला देते हैं। गोली जाके उनके घोड़े को लग जाती है और लेफ्टिनेंट बॉग जो थे वो नीचे गिर जाते हैं। गिरने के बाद लेफ्टिनेंट बॉग भी मंगल पांडे के ऊपर गोली चला देते हैं और फिर मंगल पांडे तलवार निकालते हैं और गले और हाथ दोनों पे तलवार चला देते हैं। फिर उसके बाद और भी ऑफिसर्स आसपास आ जाते हैं। वो बाकी जो बटालियन थी जो इंडियन सिपाही थे उनको कहते हैं कि जाके मंगल पांडे को पकड़ो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वो धमकी देते हैं कि अगर कोई आगे नहीं बढ़ा और जाके मंगल पांडे को नहीं पकड़ा तो वो उस पर गोली चला देंगे। उसी टाइम पे मंगल पांडे को जैसे ही लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं वो अपने ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो गोली थी वो मिस हो जाती है और फिर सिपाही जो थे वो मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं। पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है। और फिर आगे चल के 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। मंगल पांडे इंडिया के पहले शहीद थे जिन्होंने
अंग्रेजों पे अकेले अटैक कर दिया था। लेकिन ब्रिटिशर इसको अटैक नहीं मानते, वो कहते हैं कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, उसने भांग ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा किया। और क्योंकि जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने जो अंग्रेज थे उनके ऑर्डर नहीं माने थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए, तो ये जो सिपाही थे पूरी बटालियन जो थी इसके ऊपर भी केस चलता है। पूरी की पूरी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको ही हटा दिया जाता है। देखिए मंगल पांडे की तरह और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया की फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। जैसे सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का कंट्रीब्यूशन इस स्ट्रगल में काफी बड़ा रहा है। मैं आपको कुकू एफएम पे अवेलेबल एक बहुत ही अच्छी ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसको सुन के आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में काफी कुछ जान पाओगे। यह ऑडियो बुक है आजाद हिंद सरकार, ड्रीम ऑफ अ वॉरियर। ऑडियो बुक में बताया गया है कि इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया से कई हजार मीलों दूर कैसे सरकार ने खुद की आर्मी, बैंक और गवर्नमेंट बनाई थी। ऑडियो बुक्स को आप कभी भी कुछ लेजरली एक्टिविटीज जैसे कुकिंग, ट्रैवलिंग, गार्डनिंग ये सब करते हुए सुन सकते हैं। और ये ऑडियो बुक सुनने की हॉबी आपका स्क्रीन टाइम कम करने में भी हेल्प करती है। कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां क्राइम, थ्रिलर, बायोग्राफी जैसी कई जॉनरा की ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल हैं। मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड NR50 यूज करके आप कुकू एफएम का फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट में एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स सिर्फ 49 रुपीज में। टू डाउनलोड, शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाके डाउनलोड करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब ऐसा होता है और ये जो आर्मी के लोग थे अपने अपने स्टेट्स में पहुंचते हैं और ये सारी कहानी बताते हैं, तो पूरे इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ता है। और धीरे धीरे जो कार्ट्रिज वाली कहानी थी हर तरफ इसके बारे में बात होने लगती है। इसके बाद अप्रैल में अंबाला में भी सिपाहियों ने कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया था। फिर कुछ दिन बाद लखनऊ की जो रेजिमेंट थी उसने भी सेम चीज कही कि वो कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे और धमकी भी दी, अगर हमको मजबूर किया गया तो जो भी ऑफिसर्स हैं उनको हम मार देंगे। और जब लखनऊ की रेजिमेंट ने ऐसी धमकी दी तो अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस जो था उसने पूरी की पूरी फोर्स बुला ली थी और कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोगों ने हथियार डाल दिए थे। तो जैसे तैसे लखनऊ की जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल में आई थी, लेकिन सिचुएशन डे बाय डे खराब होने लगी थी। और इसी बीच में एक अफवाह फैला दी जाती है कि अंग्रेज जो हैं वो गाय की हड्डी को पीस के वो आटे में मिला दे रहे हैं और कुएं में डाल दे रहे हैं। तो फिर लोगों को जो फ्री का आटा मिलता था अंग्रेजों की तरफ से वो भी उन्होंने यूज करना छोड़ दिया था। अब इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज करमाइकल अपनी 90 सिपाहियों की बंगाल लाइट रेजिमेंट जो थी उनको ये जो नए कार्ट्रिज आए थे उनको ड्रिल करवा रहे थे। लेकिन 90 में से 85 सिपाही जो थे उन्होंने इसको यूज करने से मना कर दिया क्योंकि उन तक भी खबर पहुंच चुकी थी। अभी जो सिचुएशन थी इसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो लोग थे जो मना कर रहे थे कि हम कार्ट्रिज नहीं यूज करेंगे, भरे ग्राउंड में इनको बुलाया गया, इनका कोर्ट मार्शल किया गया। कई सारे इंडियंस, अंग्रेज और इनके दोस्त वगैरह सब वहां पे थे। सबके सामने पीछे से इनकी शर्ट फाड़ी जाती है, हथियार छीने जाते हैं और उनको 10-10 साल की सजा सुना के जेल में बंद कर दिया जाता है। अब ये सारी चीजें इनके जो साथी थे वहीं पे खड़े होकर देख रहे थे और उनको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंग्रेज ये जो पूरा इवेंट इन्होंने कराया था इसको ऐसे दिखा रहे थे, एक मिसाल की तरह इसको दिखा रहे थे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन यहीं से इनसे एक गलती हो गई थी क्योंकि यहां पे सारी लिमिट क्रॉस हो गई थी। अगले दिन 10 मई 1857 को संडे था और ज्यादातर अंग्रेज जो होते हैं इस टाइम पे चर्च में थे। तो ये जो सिपाही थे जिनको बंद किया गया था, इनके दोस्त क्या करते हैं, जेल के अंदर घुस जाते हैं। इन 85 सोल्जर्स जो थे इनको छुड़वाते हैं। इनके साथ साथ बाकी जो इंडियन कैदी वगैरह थे, चोर उचक्के थे, वो भी छूट जाते हैं। पूरे के पूरे जेल में आग लगा देते हैं। जो भी अंग्रेज ऑफिसर वहां पे था उनके गले काट देते हैं। बहुत ज्यादा मारकाट होती है और जितना भी गोला बारूद था वो सारा कुछ उठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब यहां से ये सारी चीजें ये लोग कर तो आए थे, लेकिन इनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए लोग जेल से निकलने के बाद तुरंत प्लान बनाते हैं दिल्ली की तरफ जाने का। रात में ये लोग निकल जाते हैं और अगले दिन यानी 11 मई 1857 को मॉर्निंग में ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली जब पहुंचते हैं वहां पे ऑलरेडी इंडियन सिपाही थे, वहां उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। ये लोग उनको वहां पे सारी चीजें बताते हैं और बताते हैं कैसे इन्होंने मारकाट मचाई। तो जो दिल्ली के सिपाही थे वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां से ये लोग प्लानिंग बना के दिल्ली के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं और दिल्ली के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा मारा काटा जाता है। द ग्रेट मैगजीन एक जगह थी, वहां पे सारे हथियार और सारे बारूद वगैरह रखे हुए थे, वो सारी चीजें लूट ली जाती है। ये जितने अंग्रेज ऑफिसर थे इनको दिल्ली छोड़ के तुरंत भागना पड़ता है और इस पर्टिकुलर टाइम पे दिल्ली के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिपाही जो क्रांतिकारी थे उनका कंट्रोल था। अब ये सारी चीज करने के बाद ये लोग तुरंत लाल किला पहुंचते हैं। वहां पे जाके ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, 82 ईयर्स के थे वो। उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लीडर बनिए। तो पहले तो बहादुर शाह जो थे वो क्रांतिकारियों के भरोसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने से एकदम साफ मना कर देते हैं, लेकिन सिपाही इनको फोर्स करते हैं और शहंशाह हिंदुस्तान बनाने का सपना भी दिखाते हैं कि दोबारा से मुगल सल्तनत का परचम लहरेगा। ये सारी चीजें बताते हैं।
तो ये सब सुन के बहादुर शाह जफर जो थे वो हाँ कर देते हैं। जैसे ही हाँ होती है, बहादुर शाह इंडिया के बाकी जो रूलर थे उनको लेटर लिखते हैं। उस लेटर में बेसिकली यही लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है और सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिपाही जो थे वो बहादुर शाह को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे अपना लीडर बनाने के लिए। एक तो जितने भी बाकी स्टेट्स के राजा थे उनको यूनाइट कर देते, दूसरा बहादुर शाह के लीडर बनने के बाद ये पूरी जो लड़ाई थी इसका नेचर चेंज हो जाता है। इसको छोटा मोटा रिवॉल्ट कहा जा रहा था पहले, और जैसे ही लीडर बनते हैं ये लड़ाई जो थी एक वॉर में बदल जाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और यही सारे रीजंस थे कि जितने भी सिपाही थे वो बहादुर शाह के पीछे पड़े हुए थे। वरना बहादुर शाह जो ऑर्डर वगैरह देते थे वो ये लेते नहीं थे, उनको बस नाम का लीडर बना दिया था। एक्चुअल जो कमान संभाली थी वो सूबेदार बख्त खान ने संभाली थी। ये ब्रिटिश आर्मी में 40 साल से थे और दिल्ली के अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी इसको सुन के बरेली से दिल्ली पहुंच जाते हैं और पूरी कमान संभालते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो जाती हैं, इसके बाद एक वीक तक सब कुछ शांत रहता है। पहले ट्विटर वगैरह नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो खबर जाने में टाइम लगता था। तो एक हफ्ते तक तो सारी चीजें शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन फिर इसके बाद असली गेम शुरू होता है। दिल्ली में जो ये सारा इंसिडेंट हुआ था इसकी खबरें इंडिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचती हैं। तो लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है, इनको हराया जा सकता है। और जगह जगह पे रिवॉल्ट के जो किस्से थे वो सुनाई आने लगते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूं कि जगह जगह पे रिवॉल्ट हो रहे थे, इनका मतलब क्या था? देखिए, रिवॉल्ट करने का मतलब पहली चीज तो सिपाहियों के साथ साथ आम जनता जो थी वो भी इस रिवॉल्ट में थी। मतलब कि आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के जो ऑफिसेस थे, कुछ उनकी बिल्डिंगें थी, उनमें आग लगा देते थे। अंग्रेज अगर कहीं जा रहा है उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो इस तरीके से किस्से जगह जगह पे सुनाई आने लगे थे। तो सिपाही और जनता जो थी वो अलग अलग जगह पे इस तरीके की चीजें कर रही थी। और इनके साथ साथ आगे चल के जो राजा थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में पेंशन पे जी रहे थे, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। 13 मई 1857 को फिरोजपुर में छोटी सी मारपीट होती है। फिर अगले दिन 14 मई 1857 को मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट होता है। उसके बाद कुछ दिन शांति रहती है। फिर 21 मई 1857 को नौशेरा के अंदर लड़ाई होती है। और फिर यूपी के अंदर जगह जगह पे इटावा, मैनपुरी, अलग अलग जगह पे लड़ाइयां होने लगती हैं। ये यहाँ इतनी जगह पे जो मेन फोकस था इस पूरे रिवॉल्ट का ये चल रहा था। इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया था वहां पे ये जो रिवॉल्ट था वो नहीं हो रहा था, उसका बहुत कम असर था। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स को समझ में आ रहा था कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो वो तुरंत हरकत में आते हैं और यूके के अंदर से रीएनफोर्समेंट मंगाते हैं 2000 सिपाहियों की। अंग्रेज जो थे वो ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन को इन सब चीजों से निपटने का जिम्मा देते हैं। सबसे पहले ये यूपी को टारगेट करते हैं और उसके बाद इनको जिम्मा दिया जाता है कि दिल्ली के अंदर ये सब चीजों की जड़ बैठी हुई है, दिल्ली के अंदर जाओ और इस चीजों को खत्म करो। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन जो थे वो फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 अगस्त 1857 को रास्ते में नजफगढ़ पड़ता है। यहाँ क्रांतिकारियों की अंग्रेजों से काफी देर तक लड़ाई होती है और अंग्रेज इसमें जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये लोग कश्मीरी गेट पे पहुंचते हैं। यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे जॉन निकोलसन, उनको गोली मार दी जाती है। फिर उनके जो जूनियर थे विलियम हॉटसन, वो मोर्चा संभालते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद ब्रिटिशर जो थे वो बहादुर शाह के दोनों बेटे और एक पोते को मार देते हैं और 21 सितंबर 1857 को दोबारा से दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर जो थे उनको लाइफ टाइम सजा सुना दी जाती है। उनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनके साथ उनको रंगून की जेल में भेज दिया जाता है। जब इधर ये सारी चीजें हो रही थी तो सेम टाइम पे झांसी जो था वहां पे अंग्रेजों का कंट्रोल था और रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनको पेंशन दी जा रही थी, उनका कंट्रोल नहीं था। तो इसी टाइम पे कुछ इंडियन क्रांतिकारी क्या करते हैं, झांसी का जो किला था उस पर कब्जा कर लेते हैं और खजाने पे कंट्रोल ले लेते हैं। काफी नेगोशिएशन के बाद क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हथियार आप लोग डाल दो, रिटेलिएट मत करो, हम आपको और आपकी फैमिली जो है उसको मारेंगे नहीं बल्कि छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हथियार डालते हैं क्रांतिकारी अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं और करीब 40 से 60 अंग्रेज जो थे उनको और उनकी फैमिली को मार डालते हैं। अब इसके बाद जून 1857 को ये जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने किले और खजाने पे कब्जा किया था ये सब लेके वहां से भाग जाते हैं। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे झांसी को कोई भी रूल नहीं कर रहा था। तो 2 जुलाई 1857 को रानी लक्ष्मीबाई मेजर अर्स्काइन से कहती हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है तो झांसी मैं संभाल लेती हूँ। और ब्रिटिशर जो थे वो मान जाते हैं, लेकिन झांसी की रानी जो थी वो इस मौके पे क्या करती हैं, किले वगैरह पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेती हैं और अपने लोगों को तैनात कर देती हैं। और जब 23 मार्च 1858 को ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उन पे अटैक कर देती हैं उल्टा। तात्या तोपे, जिनको बचपन से रानी लक्ष्मीबाई जानती थी, उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई के सपोर्ट में आर्मी भेजी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी एडवांस हथियार थे तो उनका मुकाबला करना मुश्किल था और आधी रात में ही ब्रिटिशर्स किले के अंदर घुस जाते हैं और आधी रात को झांसी की रानी को वहां से अपने बेटे दामोदर और घोड़े बादल को लेके भागना पड़ता है। कुछ सिपाही भी थे जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ निकलते हैं, ये नाम थे उनके। और ये वो जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे सवार
सवार होकर छलांग लगाई थी। अब यहां से निकल के मई 1858 को लक्ष्मीबाई कालपी पहुंचती हैं, लेकिन यहां भी ब्रिटिशर्स 22 ऑफ मई 1858 को अटैक कर देते हैं, लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं। तो यहां से भी रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे, द नवाब ऑफ बांदा और राव साहब के साथ ग्वालियर चली जाती हैं। लेकिन 17 ऑफ जून 1858 को वहां भी ब्रिटिशर्स अटैक कर देते हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा क्रांतिकारियों की जान चली जाती है और रानी लक्ष्मीबाई भी शहीद हो जाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई इस तरीके से लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ कि कई ऐसे ब्रिटिशर्स खुद तारीफ करते थे उनकी। अब यहां से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स फैजाबाद, बरेली, बागपत, हर जगह जितने भी क्रांतिकारी थे उनको या तो ये मार देते थे या लालच देते थे या फिर कब्जा करके उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते थे। ये जो पूरा 1857 का रिवॉल्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स बैकफुट पे आए थे, इसमें हारने के मेन रीजन यही थे कि एक तो कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, दूसरा सब अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे थे, उनमें से कोई साथ में नहीं था, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था और कई स्टेट्स के राजा ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों को सपोर्ट भी किया। उन्होंने अपने फायदे से मतलब रखा, लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये वो स्टेट्स के राजा थे जो लड़ाई से दूर रहे। अब जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हरकत में आती है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको यूके में बैठ के कई सारे शेयर होल्डर्स जो थे, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था, वो कंट्रोल करते थे। सारा का सारा जो जिम्मा था या फिर जो सारा ब्लेम गेम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डाल देती है और खुद कंट्रोल ले लेती है इंडिया के ऊपर। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यूके की पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लेके आती है और इस दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बाहर चली जाती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंट्रोल करती है, जिसको ब्रिटिश राज भी बोला जाता है। अभी जो अंग्रेज थे, इन्होंने ये रिवॉल्ट जो था वो रोक तो दिया था, लेकिन इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था। तो दोबारा से ऐसा ना हो और इंडियंस का जो गुस्सा है उनको खुश करने के लिए कई सारे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए गए और ऐसे रूल जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे उनको हल्का किया गया। जैसे कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह था, इस सबको खत्म कर दिया जाता है। लैंड वगैरह जो थे उसमें भी पॉजिटिव रिफॉर्म्स किए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो इंडियंस थे उनको यकीन नहीं था, उनका भरोसा उठ चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के तहत ये जो रूल्स वगैरह लाए थे ब्रिटिशर्स, इंडियंस को इसके ऊपर यकीन हो जाए और वो इस चीज पे बिलीव करें कि वो उनके हक के लिए बात करेंगे, इक्वालिटी रखेंगे। इसके लिए 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनाउंस करते हैं। इसका इतना मतलब था कि क्वीन खुद ये श्योरिटी देती हैं कि अब रिलीजियस भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और इंडिया के अंदर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हर एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशन हो या कोई लॉ हो, फेयर तरीके से फॉलो होगा। अब ऑन पेपर पे तो ये सारी चीजें कर दी गई थी, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा नहीं था। अंग्रेज जो थे, जो इंडिया के अंदर आते थे, वो इंडियंस को छोटा समझते थे। कोई भी अंग्रेज जो था वो इंडिया में आके रहना नहीं चाहता था। उनका बस इतना ही मतलब था कि इंडिया के अंदर आए वो और उनके रिसोर्सेज ले और यूके में ट्रांसफर कर दें। इसी टाइम पे एक और इशू चल रहा था जो आगे चल के काफी दिक्कत करता है। तो क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने प्लांटर्स रखे हुए थे। ये एक पोस्ट बना के रखी हुई थी जिसमें यह था कि किसानों के लिए इनको अपॉइंट कर दिया जाता था। मतलब कि ये जो प्लांटर्स हैं ये बताएंगे कि किस चीज की फसल तैयार होगी। ये प्लांटर्स लिटरली एक लाठी रखते थे, अगर उनकी कोई बात नहीं मानता था तो लाठी से पिटाई होती थी उसकी। अब इंडिया के बाहर के मार्केट में क्या था कि ब्लू डाई, इंडिगो, जिससे कपड़े वगैरह कलर होते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और इससे बहुत मोटा पैसा भी बनता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो प्लांटर्स बैठाए हुए थे, ये किसानों को जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, प्रेशर बनाते थे इनसे। इन्होंने ऐसा रूल बना दिया था कि एक किसान के पास जितनी भी जमीन है उसका 25% एरिया पे इंडिगो की खेती करना कंपलसरी कर दिया था। लेकिन किसान जो थे वो इसकी खेती करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक तो अंग्रेज जो थे वो सारा पैसा अपने पास रख लेते थे, तो जो किसान था उसके पास इतना कोई खास पैसे का बेनिफिट नहीं होता था। दूसरी चीज, इंडिगो की खेती करने से जो जमीन थी उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती थी और इंडिगो एक कैश क्रॉप थी, यानी कि इसको खाया नहीं जा सकता था। किसान गेहूं वगैरह पे ज्यादा फोकस करते थे ताकि भूखे ना मरे। अब ये जो चीज चल रही थी, इसको लेके फरवरी 1859 को वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ किसान ग्रुप बना के ये जो सारी चीजें करवाई जा रही थी, जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी, इसके लिए मना कर देते हैं। और ये जो पूरा ग्रुप बना के रिवॉल्ट कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। तो ये जो ग्रुप बना के एक छोटा सा रिवॉल्ट करते हैं, इसका इंपैक्ट पड़ता है। ब्रिटिशर्स इनको काफी मारते पीटते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है और थक हार के ब्रिटिशर्स थोड़े टाइम बाद इस रूल को हटा देते हैं, जिससे किसानों को थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। अभी आगे जब गांधी जी की एंट्री होगी तब आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टोरी मैंने अभी यहाँ पे क्यों बताई है। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए, इस टाइम तक अंग्रेजों ने क्या किया था कि अपने काम वगैरह में इंग्लिश में दिक्कत ना आए तो लोगों को इंग्लिश सिखाई, एजुकेशन वगैरह करवाई, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब इंप्लीमेंट किया ताकि उनका काम ना रुके, वो और तेजी से आगे बढ़े। न्यूज़पेपर का जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस था उसको भी बहुत तेज किया। तो ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो लोगों का कम्युनिकेशन था,
बहुत ही फास्ट हो गया था। इस टाइम पे ऐसा नहीं था कि एक कोने में क्या हो रहा है दूसरे कोने वाले को पता नहीं रहता था। अगर कोई बात भी होती थी, कोई प्लानिंग करनी होती थी, तो लोग बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड होके काम करना स्टार्ट कर देते थे। सेमिनार वगैरह करना हो तो बहुत आसानी रहती थी उनके लिए। और इस टाइम पे कई इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग थे वो पढ़ने लिखने लगे थे, पढ़ाई की वजह से यूके वगैरह जाने लगे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूके के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो इक्वालिटी है, वो इंडिया से काफी अलग है। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे वो छोटा समझते थे इंडियंस को। तो ये वो टाइम था जहां पे कई सारे इंडियन पढ़े लिखे लोगों ने इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे जो मुद्दे थे इनकी बातें उठाना चालू करी। वरना इससे पहले तो इंडियंस को यही लगता था कि कोई ना कोई तो उन पर राज करेगा ही करेगा, वरना वो काम नहीं कर पाएंगे। और वो जो गरीब थे उसमें भी वो अपनी गलती मानते थे कि वो उनकी कोई गलती होगी इसलिए वो गरीब है। उनको ये नहीं पता था कि डेमोक्रेसी वगैरह भी नाम की कोई चीज होती है। इस टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन लॉयर्स थे वो भी काफी स्किल्ड हो गए थे, वेल एजुकेटेड थे, और उनको कानून भी पता था जो ब्रिटिशर्स वगैरह करते थे। इसलिए आप नोटिस करोगे जितने भी फ्रीडम फाइटर के लीडर थे, नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सारे के सारे लॉयर थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो टाइम था जहां पे पढ़े लिखे लोग जो ज्यादातर लॉयर थे वो आवाज उठाना चालू करते हैं और इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और इन्होंने बहुत ही अलग रास्ता चुना था अपनी बात रखने का। इन्होंने बुक्स, न्यूज़पेपर, सेमिनार के थ्रू जो इनइक्वालिटी होती थी उसके लिए आवाज उठाई और कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई जो ब्रिटिशर्स के सामने अपनी आवाज रख सके, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इस टाइम पे बनने लगी थी। लेकिन होता क्या था कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी ये लोकल इशू में ही फंस के रह जाती थी। उस टाइम पे पूरे इंडिया की कोई नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो एकजुट होकर पूरे देश के लोगों की बात ब्रिटिशर्स के सामने रख सके। लेकिन जितने भी इंडियंस पढ़े लिखे लोग थे वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी बने। और ये जो सारी बातें हैं नेशनल पार्टी की हो गई, ब्रिटिशर्स को जो क्रिटिसाइज करना हो गया, ये सारी चीजें न्यूज वगैरह के थ्रू करते थे। और जब इन सारी चीजों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ईयर 1878 में द वर्निकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 ये लेके आए। इस एक्ट के थ्रू अंग्रेजों ने प्रेस की फ्रीडम पे कंट्रोल किया। इस एक्ट के आने के बाद न्यूज़पेपर के अंदर खुलेआम अंग्रेजों की जो बुराई होती थी उसके लिए बिल्कुल मनाही थी। और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने और चीजें टाइट करी। वो आर्म्स एक्ट लेके आए, एल्बर्ट बिल, ये सारे बिल लेके आए, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जितने भी लॉज थे, एक्ट थे, ये जो लेके आ रहे थे, इसके थ्रू ब्रिटिशर जो थे वो आम जनता के जो राइट्स थे उनको कम कर रहे थे। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी। और इसी टाइम पे क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एओ ह्यूम नाम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। इसकी उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड लेटन से बात अच्छी नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के एंटी थे। तो लॉर्ड लेटन ने क्या किया था कि एओ ह्यूम जो था उसका डिमोशन कर दिया था। अब इसकी वजह से एओ ह्यूम जो था वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसके बाद भी उसने रिजाइन नहीं किया था, वो वहीं पे काम करता रहता था। और रिटायरमेंट के बाद जैसे बाकी ऑफिसर यूके वापस चले जाते थे, एओ ह्यूम जो था वो वापस यूके नहीं गया, बल्कि उसने इंडिया में रहकर ही इंडिया की सिचुएशन सुधारने का जिम्मा लिया। इसने क्या किया कि ईयर 1883 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को एक ओपन लेटर भेजा, जिसमें इसने इंडिया के सभी बड़े लोगों को इनवाइट किया इंडिया के अंदर एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, ताकि ब्रिटिशर्स के सामने इंडियंस अपनी बात रख सके। अब इंडियन जो थे उनको ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और दिसंबर 1884 को एओ ह्यूम जो थे वो इंडिया के अलग अलग एरिया से टोटल 17 पॉलिटिकल लीडर जो थे उनके साथ एक मीटिंग सेटअप करवाते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि 28 ऑफ दिसंबर 1885 को पुणे के अंदर और लोगों को जोड़ के एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे तभी के तभी नेशनल पार्टी बना देंगे और हाथों हाथ उसका जो नाम होगा वो भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन पुणे के अंदर उस टाइम पे महामारी चल रही थी, तो लोकेशन को चेंज करके मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। इस मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से 72 इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग आते हैं, जिसमें 69 इंडियंस थे और एओ ह्यूम के साथ 2 और ब्रिटिशर्स आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस दिन 28 ऑफ दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बन के अनाउंस कर दी जाती है। इसमें ये लोग कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पीपीपी मॉडल यानी कि प्रेयर, प्रोटेस्ट और पिटीशन, इसका यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपनी बात रखेगी और हर साल ईयर के लास्ट मंथ में यानी कि दिसंबर में अपना एक सेशन रखेगी जिसमें ये फिक्स करेंगे कि आगे किन मुद्दों पे बात करनी है। और ये सेशन ऑल ओवर इंडिया में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे होगा, कभी ईस्ट इंडिया में होगा, कभी नॉर्थ इंडिया में होगा, अलग अलग जगह पे होगा। और जिस जगह पे ये सेशन होगा उसी जगह के नाम से उस सेशन का नाम पड़ जाएगा। मान लो सूरत में हो रहा है तो सूरत सेशन उसका नाम पड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके इंडिया के अंदर हर साल सेशन होने लगे। इनफैक्ट आज की डेट में भी कांग्रेस पार्टी जो एनुअल सेशन रखती है वो दिसंबर में ही रखती है। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें एक चीज और डिसाइड हुई थी कि ये लोग हर सेशन में एक प्रेसिडेंट बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेसिडेंट होगा और हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेगा, हर साल एक प्रेसिडेंट बनेगा और वो कौन बनेगा ये वोट से डिसाइड होगा, फिर अगले साल नया प्रेसिडेंट बनेगा। तो जब ये पार्टी बनी थी शुरू में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे इनको मॉडरेट लीडर्स कहा
रखा गया, क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स खराब लोग नहीं थे, बट एथनिसिटी का फर्क है, इसलिए इंडियंस की जो प्रॉब्लम है वो इनको समझ में नहीं आ रही है, इस वजह से गैप आ रहा है। एक बार अगर हम सही से इनको ये सारी चीजें समझाएंगे तो इनको ये समझ में आएंगी और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो ये मॉडरेट लीडर्स थे, इनका ये जो भ्रम था ये आगे जाके टूटता है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसमें एक और थ्योरी कही जाती है, जो मैंने अभी आपको चीज बताई, इसमें एक और थ्योरी है जिसमें यह कहा जाता है कि एओ ह्यूम जो थे इनको गलत हीरो बनाया जा रहा है और ये सारी चीज जो करी गई ये अंग्रेजों की साजिश थी। लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी बनवाई थी और वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इंडियंस अगर एकजुट हो गए, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि अंग्रेजों को इंडिया से बाहर कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इससे पहले कि इंडिया खुद अपने हिसाब से कोई पॉलिटिकल बना के हमारे लिए दिक्कत क्रिएट करे, हम खुद ही अपने लोगों के साथ मिलवा के एक पार्टी बनवा देते हैं। और इसका फायदा ये होगा अंग्रेजों को कि अंग्रेजों को हर एक चीज पता चलती रहेगी, इंडिया के मन में क्या चल रहा है ये सारे आइडिया लगते रहेंगे। कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करने वाले होंगे तो वो पता चल जाएगा। मान लो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसको बीच में ही कोई छोटा मोटा लॉलीपॉप देके उसको शांत करा दिया जाएगा। और इस थ्योरी में ये भी कहा गया कि ब्रिटिशर चाहते तो ये जो नेशनल पार्टी बन रही थी इसको 2 मिनट में रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लाला लाजपत राय ने आगे चल के ईयर 1916 में अपनी बुक में लिखा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल्व थी। एक्चुअली कुकर में जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो सीटी बजती है, तो उसके साइड में एक सेफ्टी वॉल्व होती है कि अगर सीटी ब्लॉक हो जाए तो उस सेफ्टी वॉल्व से प्रेशर रिलीज हो जाए। तो इसीलिए एओ ह्यूम ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को बनाया था कि अगर इंडियंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ये एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी। विलियम वेडनबर्न जो एओ ह्यूम के साथ कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर थे और 2 बार 1889 और 1910 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते, तो इन्होंने ईयर 1913 में एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के कांग्रेस पार्टी बनाई थी ताकि सिचुएशन उनके हिसाब से चले। अभी जो टाइम चल रहा था 1888 के आसपास का, इस टाइम पे गांधी जी जो थे वो 19 साल के थे और 4 सितंबर 1888 को गांधी जी इन सारी चीजों से दूर लंदन चले जाते हैं लॉ की पढ़ाई करने और इसके बाद 12 जनवरी 1891 को वो वापस आते हैं एज अ लॉयर बनके। वो मुंबई में जाते हैं, वहां पे लॉ प्रैक्टिस करते हैं और पिटीशन वगैरह फाइल वगैरह करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन ईयर 1893 में एक गुजराती बिजनेसमैन था जो कि साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता था, तो वो गांधी जी को बुला लेता है कि आप आके हमारी जो लीगल टीम है उसको ज्वाइन कर लो। तो अप्रैल 1893 को गांधी जी समुद्र के रास्ते से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पे भी गोरे काले को लेके बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो गांधी जी वहां पे भी जाके अपनी आवाज उठाते हैं, जिसका एक्सपीरियंस इंडिया में आगे चल के काम आता है। अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ये जो कांग्रेस पार्टी बनी थी इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस के। गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे और इन्हीं के हिसाब से चलते थे। अब यहां से गांधी जी तो साउथ अफ्रीका चले गए थे, लेकिन इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मॉडरेट लीडर थे ये टाइम टू टाइम अपनी बात रखना चालू करते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। अंग्रेज पे इस पे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये जो राइट्स वगैरह लेने की बात कर रहे थे, उल्टा जो राइट्स थे ऑलरेडी उनको भी नए नए एक्ट पास करके छीन लिया जा रहा था। और ईयर 1896 से 1900 के बीच में भूखमरी अलग से फैल जाती है जिसमें 90 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब ये सारी चीजें जो चल रही थी, यहां से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ यंग लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय। ये कहने लगे कि ये जो कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं इससे अंग्रेजों के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है, तो जो तरीका यूज किया जा रहा है ये एक फ्लॉप तरीका है। तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी बन गया था जो ये मॉडरेट लीडर्स जो तरीके अपना रहे थे उनसे खुश नहीं था। ये जो ग्रुप बना था इनके लीडर्स को एक्सट्रीम लीडर कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि ये गोली वगैरह चला रहे थे, बस इनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं इससे कुछ होगा नहीं, थोड़ा एग्रेशन करना जरूरी है। तो ये जो टाइम था यहाँ से कांग्रेस के अंदर 2 ग्रुप्स हो गए थे जिनको आपने सुना होगा, नरम दल और गरम दल। अभी जो नरम दल और गरम दल के बीच की जो जद्दोजहद चल रही थी कांग्रेस के अंदर, इसके कुछ ही दिन बाद ब्रिटिशर्स कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस में उथल पुथल हो जाती है। होता क्या है कि ईयर 1903 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने देखा कि इंडियंस काफी एकजुट होकर आ रहे हैं, न्यूज में भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला था उस पर्टिकुलर स्टेज से अप्लाई करना चालू किया। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये जो बंगाल है इसको 2 पार्ट में कर दो, जो मुस्लिम वाला एरिया उसको एकदम अलग कर दो। अब इसके पीछे जो अंग्रेजों ने रीजन दिए थे पब्लिकली, उसमें ये कहा था कि गुड गवर्नेंस वगैरह ये सारे रीजन दिए थे, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डलवानी थी, इस वजह से डिसीजन लिया गया था। तो इधर ये प्रपोजल दिया जाता और इसके 2 साल बाद यानी कि 19 जुलाई 1905 को ये पार्टीशन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है कि अब बंगाल जो है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और उस टाइम का बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, उसमें आज की डेट का बिहार, ओडिशा, आसाम ये सारा आता था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम फूट पड़ी थी उसका असर आज की डेट तक आपको दिखेगा। ये जो डिवाइड हुआ था इसमें बहुत सारे इशू थे, बंगाली ही बंगाल के अंदर माइनॉरिटी बन गए थे।
तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो 19 जुलाई को बंगाल का ये जो डिवाइड है इसको अनाउंस किया जाता है। बंगाल के अंदर भीड़ और मीटिंग होना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा टाउन हॉल में सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अब इसका हमें जवाब देना होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो अंग्रेजों की जान है ये प्रॉफिट में है और हम इसी पे ही अटैक करेंगे, इनके सामान को बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट जो होंगे इंडिया के अंदर जो खुद इंडियंस बनाते हैं सिर्फ वही यूज करेंगे। और ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट किया गया इसको नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। मेनली इसमें मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे उसको टारगेट किया गया था और इसके अगेंस्ट में जाके लोग गंगा जी के पास इकट्ठा होते हैं, वहां पे एक साथ नहाते हैं और निकलते टाइम ही वो लोग गाना गाते हैं वंदे मातरम। ये सॉन्ग उसी दिन थीम सॉन्ग बन गया था इस मूवमेंट का। इसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमर सोनार बांग्ला ये लिखा था। अभी भी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो यही है। और अभी भी जो आप देखते हो कि ये जो नेता वगैरह हैं ये जो खादी वगैरह पहनते हैं ये इसी स्वदेशी मूवमेंट का ही असर था जो आज की डेट तक चला आ रहा। अब इधर सारी की सारी जो भीड़ थी वो अपना विरोध जता रही थी, स्वदेशी मूवमेंट कर रही थी। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब इसके 1 से 1.5 महीने के बाद दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है जैसे हर साल होता था। अब इस सेशन में बिल्कुल क्लियर था कि ये जो बंगाल का डिवीजन हुआ है इसी के बारे में बात होनी थी और इसी का आगे का रोड मैप क्या होगा उस पे बात होनी थी। और इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं। तो जब ये सेशन स्टार्ट होता है तो पहले तो कड़े शब्दों में निंदा की जाती है कि जो बंगाल को जो डिवाइड किया गया ये सारी चीजें गलत की गई हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि इसके खिलाफ हम पेटिशन डालेंगे और ये जो बंगाल की डिवाइड का मुद्दा है इसको बंगाल के अंदर हम कोने कोने में ले जाएंगे। लेकिन इस चीज को सुन के कांग्रेस का जो दूसरा ग्रुप था जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिनमें लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष जैसे नेता थे, ये कहते हैं कि ये जो पेटिशन वगैरह डालने से कुछ नहीं होगा, मुद्दे में हमें अग्रेशन दिखाना होगा और हड़ताल बंद वगैरह जो हम करेंगे ये सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि हमें पूरे इंडिया के अंदर इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो मॉडरेट लीडर थे तो इस चीज को मना कर दिया जाता है। अब यहां से पहली बार था जब कांग्रेस के अंदर फूट पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स है वो बैक टू बैक ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम में डिवाइड बना रहे। तो वो क्या करते हैं कि अगले साल अक्टूबर 1906